नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र में पूंजी के बढ़ते और धन सत्ता के बढ़ते महत्व को लेकर। दोस्तों, कहना होगा कि हम जिस भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए नहीं थकते, जिस भारतीय लोकतंत्र को हम 3 टायर और 4 खंभों वाला लोकतंत्र कहते हुए नहीं थकते, और जिस लोकतंत्र के बारे में हम कहते हैं कि भारत देश लगातार और परिपक्व होता जा रहा है, लोकतंत्र का और विस्तार होता जा रहा है, ऐसे में लोकतंत्र में धन सत्ता के बढ़ते महत्व को लेकर जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर संस्था के द्वारा देश के राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर जो रिपोर्ट जारी की गई है, वह बेहद निराशाजनक है। वो इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र में जहां की योग्य लोगों के चयन के बजाय, जहां की समर्पित और ईमानदार लोगों के चयन के बजाय उन राजनीतिक दलों की और उन राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को विजयश्री प्राप्त होती है जिनके पास धन सत्ता प्रबल रूप से मौजूद है। दोस्तों, कहना होगा कि भारतीय लोकतंत्र एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। भारतीय लोकतंत्र दरअसल राजनीतिक दलों द्वारा चालित लोकतंत्र है। यानी कि एक पार्टीजन डेमोक्रेसी में, एक मल्टी पार्टी कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी में, यानी एक बहुदलीय प्रतियोगी लोकतंत्र में अगर उन राजनीतिक दलों द्वारा अगर सारे नॉर्म्स का अगर बेहतर पालन नहीं किया जाता है, यानी कि धन सत्ता, बाहुबल, पहचान की राजनीति, योग्य उम्मीदवार, ईमानदार और संवेदनशीलता को प्रमुखता और सुशासन के तमाम मानकों से लबरेज यदि राजनीतिक दल नहीं होते हैं, तो यह लोकतंत्र दरअसल एक खाना पूर्तिवाद का एक दूसरा नाम बनकर रह जाता है। दोस्तों, हम बताते चलें कि जो अभी नवीनतम 2019-20 साल के लिए जो चुनाव आयोग को भारत के सभी केंद्रीय राजनीतिक दलों ने अपने जो ब्यौरे सौंपे हैं, यह ठीक है कि देश में 7 बड़े केंद्रीय राजनीतिक दल के अलावा करीब 2 दर्जन क्षेत्रीय दल भी हैं, लेकिन उनका प्रभुत्व और प्रसार उनके राज्य तक सीमित है। लेकिन वो राष्ट्रीय दल जिसमें कि नाम आता है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस, ये करीब 7 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्हें कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का एक तरह से मान्यता मिली हुई है। और इन 7 राजनीतिक दलों ने जो अपने आमदनी के और जो अपने खर्चे के जो रिपोर्ट पेश की हैं, जो इसी साल जून के में जिसकी तिथि बढ़ा करके कोरोना की वजह से की गई थी, और उस जून के आसपास जब 7 राजनीतिक दलों के सारे आय और उनके व्यय के ब्यौरे को देखा गया, तो ये पता चला कि सभी राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर के करीब 47 अरब यानी 4700 करोड़ रुपए की एक तरह से योगदान प्राप्त किया, चंदा प्राप्त किया। उन 4700 करोड़ चंदा देने वाले वो व्यक्ति कौन थे, वो संस्थाएं कौन थीं, वो कॉरपोरेट समूह कौन थे, इसका पता लगाना और ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होना, ये सबसे बड़ी हैरतनाक बात है। यह ठीक है कि 4700 करोड़ रुपया इस भारत जैसे बड़े देश के लिए और इन 7 राजनीतिक दलों के कुल घोषित चंदे के हिसाब से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, अगर कम रकम नहीं तो बहुत बड़ी रकम भी नहीं कही जा सकती। लेकिन विडंबना यह है कि इन 4700 करोड़ रुपए की जो घोषणा इन 7 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को घोषित अपने घोषणा पत्र में जो कही है, या वो अपने रिटर्न जो उन्होंने दाखिल किया है अपने खर्चे का चुनाव आयोग को, उसके मुताबिक 4700 करोड़ रुपए में करीब 3300 करोड़ रुपए की चंदे का कोई स्रोत ज्ञात नहीं है। यानी कि 3300 करोड़ रुपया किसने दिया, कहां से दिया, कितनी राशि दी,
इसका कोई पता नहीं है। यानी कि करीब 2/3 से ज्यादा रकम वह अननोन सोर्स से प्राप्त हुई है। यानी कि केवल 30% चंदा देने वालों का नाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। बताते चलें कि भारत सरकार के मौजूदा कानून के मुताबिक केवल 20,000 से ऊपर की राशि यदि चंदे में दी जाती है तो वह केवल उनके नामों का, चंदा देने वालों का नाम का खुलासा होगा। यदि 20,000 से आप यदि कम चंदे देते हैं तो आपका नाम जो है ज्ञात करना, आपका नाम पब्लिक में डालना, ये बाध्यता नहीं बनाई गई है। और दूसरा जो उससे बड़ी जो विडंबनाजनक बात यह है कि 2018 से जो चुनाव राजनीतिक दलों के लिए जो एक चुनावी बॉन्ड की परियोजना शुरू की गई है कि यानी वह राजनीतिक दलों को अपने बॉन्ड के जरिए उनका बॉन्ड खरीद करके उन्हें चंदे दे सकते हैं, वह तो बिल्कुल ही गुप्त रखा जाता है। यानी कि उसके नाम को जाहिर नहीं किया जाता, वह नाम उजागर नहीं हो सकता। और बताते चले कि 4700 करोड़ रुपए में से करीब 2900 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट समूह के द्वारा बेचा गया है। यानी कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन्होंने जिन लोगों से पैसे प्राप्त किए हैं उसका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। यह कितना विडंबनाजनक बात है कि हम एक तरफ काले धन पर रोक लगाने की बात करते हैं, हम एक तरफ राजनीतिक दलों और धन सत्ता के बीच को नेक्सस को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं, हम एक तरफ चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित रकम को ही खर्च करने, चुनाव में खर्च करने की बात करते हैं, लेकिन अंडर द टेबल जिस दिन चुनाव होता है निर्धारित रकम से दोगुनी और तिगुनी राशि वह पोलिंग एजेंट में और मतदाताओं को ललचाने और लुभाने के लिए खर्च किया जाता है, जहां पर चुनाव आयोग का कोई स्कैनर नहीं लगा होता और राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को या किसी भी चुनावी उम्मीदवारों को उसका ब्यौरा देने के लिए किसी भी तरीके की उन पर बाध्यता नहीं बनती। तो कुल मिलाकर के आज स्थिति यह है कि भारतीय लोकतंत्र में एक जबरदस्त परोक्ष रूप से पूंजीवाद चल रहा है, काले धन का बोलबाला चल रहा है और ये चिंता चुनाव आयोग से लेकर के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी ये जाहिर की गई है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दल चंदे लेते हैं और अपने बॉन्ड को बेचते हैं, अगर उन्हें हम सार्वजनिक नहीं करते तो मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी संभावना बनती है। एक तरफ हमारी सरकारें भ्रष्टाचार, काला धन, बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बार बार प्रोनाउंस करती हैं, भ्रष्टाचार पर हमले करने की बात करती हैं, काला धन की उगाही की बात करती हैं, लेकिन जिससे सत्ता का निर्माण होता है, निजाम का एक तरह से रचना होती है, उस सत्ता दलधारी दल या निजाम बनने या चुनाव लड़ने को लेकर के जो धन सत्ता का आगमन हो रहा है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं देखी जा रही। 70% राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे जो हैं वो अपारदर्शी हैं। हम बताते चलें कि 2019-20 के लिए जो अद्यतन एक तरह से रिटर्न जो राजनीतिक दलों द्वारा जो जारी किया गया है उसके आंकड़े ये कहते हैं कि कुल 4758 करोड़ रुपया राजनीतिक दलों ने प्राप्त किया, जिसका कि 3371 करोड़ रुपया वो अननोन सोर्स से है और नोन सोर्स से जो होने वाली जो आमदनी है वह केवल 1400 करोड़ रुपए है, जिसमें कि उन्हें अपना एक तरह से कोई पर्ची बेचकर, कूपन बेचकर या 20,000 से ऊपर जिन्होंने चेक के जरिए चंदे दिए केवल उनका ब्यौरा उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर के यह चुनावी बॉन्ड जिसे कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन पर रोक जो डिमोनेटाइजेशन की मुहिम चलाई गई थी उसके तहत उनकी ये घोषणा आई थी, जिसे 2018 में अमल में लाया गया। लेकिन जिस तरीके से नोटबंदी के दौरान हमने और बड़े डिनोमिनेशन के करेंसी 1000 के बजाय 2000 निकालकर कैश में काला धन जमा करने की परिपाटी को और मजबूत किया, तो ठीक उसी तरीके से हमने चुनावी बॉन्ड की परियोजना के जरिए चुनाव में काला धन के आगमन को और प्रशस्त कर दिया है। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो अगर हम पार्टी वाइज आंकड़ा देखें तो वह भी स्थिति कुछ और भी चिंताजनक लगती है।
समूचे राजनीतिक दलों के चंदे की प्राप्ति और उगाही के परिदृश्य को देखने से हमें लगता है कि चंदा धारकों की एक तरह से कोई अता पता नहीं चलता और जो पार्टी सत्ता में होती है उन सत्ताधारी दल को चुनावी चंदे की बरसात की जाती है। तो क्या यह पॉलिटिकल कैपिटलिज्म नहीं है? क्या ये चुनावी दलों का कैपिटलिज्म नहीं है? क्या ये राजनीतिक दलों का ये पूंजीवाद नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उन्हें कॉरपोरेट समूह और व्यवसायी समूह या वो तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग ज्यादा चंदे देते हैं, इसीलिए कि सत्ताधारी दल उनके तमाम सरकारी कामों को करवाने में मदद करेगी, उन्हें कई तरीके के लाइसेंस, परमिट, कोटा, कॉन्ट्रैक्ट और कई तरीके के अप्रूवल दिलवाने में मदद करेगी। क्या ये हमारे लिए चुनाव सुधारों के जो भी प्रतिपादक लोग हैं उनके लिए ये बड़े ही चिंता की बात नहीं है कि जब हम एक तरफ बाहुबलों को, चार्जशीटेड अपराधियों को चुनाव में अयोग्य ठहराने की लगातार बात करते हैं, चुनाव में धन सत्ता को हमने लिमिटेड करने की बात जरूर की, हमने जो है चुनावी खर्चे की लिमिट जरूर तय कर दी, खर्चे के ऑडिट और चुनाव के दौरान बार बार चुनाव आयोग को उसे सबमिट किए जाने की बाध्यता जरूर दाखिल कर दी, लेकिन राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर जो ये घोर अपारदर्शी व्यवस्था ये जो बनी है वह कितना चिंता का सबब है। दोस्तों, अभी हमने कहा कि सत्ताधारी राजनीतिक दल किस तरीके से चंदा धारकों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। यह हमें इस आंकड़े से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कुल 4700 करोड़ रुपए प्राप्त चंदे में से अकेले 3300 करोड़ रुपए चंदे प्राप्त करती है, यानी कि 2/3 चंदा केवल एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। हम हर जगह लेवल प्लेइंग की बात करते हैं, हम अर्थव्यवस्था में लेवल प्लेइंग की बात करते हैं कि छोटे या बड़े, विदेशी या निजी, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर, सबको एक बराबर परिस्थिति और अवसर प्रदान किया जाए, जिससे कि उन्हें उनके व्यावसायिक किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो। तो क्या ये लोकतांत्रिक राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड लाना ज्यादा जरूरी नहीं है कि एक पार्टी, वह भारतीय जनता पार्टी, कुल 4700 करोड़ चंदे में से अकेले 3300 करोड़ का चंदा प्राप्त करती है। आखिर अपारदर्शी चंदे की व्यवस्था होने की वजह से बिजनेस समूहों की ज्यादा प्राथमिकता और पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी बनती है, इसीलिए कि वह सत्ताधारी दल है। और बताते चले कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी का नाम आता है, जो कुल 4700 करोड़ के चंदे में से 525 करोड़ का चंदा प्राप्त करती है। और तीसरे नंबर पर सीपीएम 81 करोड़, चौथे नंबर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी करीब 100 करोड़ और सीपीआई जिसे केवल 1.9 करोड़ रुपए चंदे में प्राप्त होता है। बहुजन समाज पार्टी ने यह घोषणा की है कि उसे चंदा नहीं मिला है, बल्कि उसके पहले से जो बैंकों में जमा है उसके सूद के जरिए उसने काफी अच्छा खासा पैसा अर्जित किया है, जो राशि करीब करीब बताई नहीं गई है, लेकिन ये टेक्स्ट में उल्लेख किया गया है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की जो स्थिति है वो ये बयान करती है कि 4700 करोड़ रुपए का कुल चंदा देश के केंद्रीय राजनीतिक दलों को यदि प्राप्त होता है तो उसमें से केवल 1400 करोड़ का माई बाप पता चलता है, यानी कि वो नोन सोर्स, यानी कि वो देने वालों का जो है वो हुलिया पता चलता है कि किसने दिया और कब दिया। बाकी 3300 करोड़ रुपए अननोन सोर्स से प्राप्त हुए हैं, अज्ञात सोर्स से प्राप्त हुए हैं। और 3300 करोड़ रुपए में से 2900 करोड़ रुपया अकेला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया है, यानी कि कुल मिलाकर के कॉरपोरेट की सत्ता का, कॉरपोरेट की धन सत्ता का हमारे राजनीतिक निजामों की कार्य प्रणाली और क्रिया प्रणाली पर कैसे प्रभाव पड़ता है, एडीआर के ये नवीनतम आंकड़े इस बात की पूरी गवाही देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा कि 2018 के बाद से, जब से ये चुनावी बॉन्ड परियोजना की शुरुआत हुई है, तब से चुनावों को दिया जाने वाला धन और ज़्यादा अपारदर्शी हो गया है। और बताते चलें कि जो 3300 करोड़ रुपए का जो अननोन सोर्स से
जो प्राप्त होता है उसमें 2900 करोड़ रुपया केवल चुनावी बॉन्ड के जरिए है, और उस चुनावी बॉन्ड से प्राप्त होने वाले में भी एक दल का एकाधिकार है, जो कि करीब 75% इलेक्टोरल बॉन्ड से वो अकेले पैसा प्राप्त करता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। 2900 इलेक्टोरल बॉन्ड में से 2555 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है, कांग्रेस को 317 करोड़, और बाकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 100 करोड़, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 20 करोड़ रुपए वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी ही संगीन परिस्थिति है। भारतीय लोकतंत्र किस तरीके से पूंजीवाद की गिरफ्त में आया है, और कैसे लोकतंत्र वो योग्य उम्मीदवारों, सेवाभावी उम्मीदवारों के बीच की प्रतियोगिता का नाम न होकर धन सत्ता का एक आपसी तुलनात्मक प्रदर्शन का दूसरा नाम बनकर रह गया है। कैसे चुनाव में जरूरत से ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, नेताओं की कैसे ब्रांडिंग की जाती है, किस तरीके से राजनीतिक दलों में एक आदमी को प्रोजेक्ट किया जाता है, और उनकी महंगी महंगी चुनावी रैलियां, हेलीकॉप्टर और तमाम तरह के मीडिया का प्रयोग करके इस सत्ताधारी दल में धन सत्ता प्राप्त करने में मददगार साबित होती है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि भारतीय लोकतंत्र पर जो हम इस बात के लिए इतराते हैं कि हमारा लोकतंत्र दिनों-दिन मजबूत होता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है, परिपक्व होता जा रहा है, और हमारे मतदाता कहीं ना कहीं अपने कंसाइंस का, विवेक का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम जिस तरीके से चुनावी चंदों की जो पूरी हम एक तरह से इसका जो ब्रेकर्स देखते हैं, तो ये स्थिति बड़ी ही निराशाजनक लगती है, चिंताजनक लगती है कि पहले तो अज्ञात और ज्ञात सोर्स के जो चंदे हैं उसमें भारी असंतुलन है, और जो अज्ञात सोर्स से भी जो चंदे हैं उसमें भी एक भारी असंतुलन है कि एक दल 80% इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त कर लेता है, और बाकी दलों को एक तरह से बड़े ही अत्यल्प राशि में अपना काम चलाना पड़ता है। बड़ी विडंबना इस बात के लेकर के भी है कि बाकी राजनीतिक दल इन सुधारों को लेकर के कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की थी कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करेगी, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के लिए भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, और वह इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही जो भी अपने उसको चंदा प्राप्त हो रहा है उसे वो ले रही है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है, अगर खर्चे की बात करें तो करीब करीब 40 से 50% खर्चा भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चुनावी कैंपेन से लेकर और अपने पार्टी के प्रशासनिक खर्चों में करी है, और कुछ पार्टियों ने तो अपने खर्चे से भी ज़्यादा, अपने आमदनी से भी ज़्यादा खर्च किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का नाम आता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि जहां दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक और विकसित देशों में, जिसमें कि अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, जर्मनी, और यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल और भूटान भी है, कि जहाँ राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का 70% हिस्सा पारदर्शी रखा जाता है, पब्लिक डोमेन में साफ साफ बताया जाता है। लेकिन भारत में ठीक इसके उलट 70% दानदाताओं के नाम को एक तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाता। जिस तरीके से काला धन, विदेशों में काला धन धारकों को लेकर के नाम सार्वजनिक किए जाने का सरकार ने इस आधार पर विरोध किया कि हमें उन देशों के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट किया हुआ है, और यदि हम नाम सार्वजनिक करते हैं तो उस बायलैटरल एग्रीमेंट का एक तरह से उल्लंघन होगा, तौहीन होगी। तो फिर इस चुनाव आयोग क्यों नहीं इस बात को लेकर के भारत के राजनीतिक दलों पर यह पुरजोर दबाव डालता है कि वह जो भी चंदे प्राप्त करें, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करें, ज्ञात सोर्स से करें, 20,000 से ऊपर करें या नीचे करें, सबको आपको डिटेल देना होगा, और ये साफ साफ बताना होगा कि आपकी पार्टी चुनाव में जीतने के लिए किस बात को प्रमुखता देती है। क्या वो धन सत्ता को देती है, या फिर वो पॉलिटिकल हैवीवेट जो अपराधी के रूप में माने जाते हैं उन्हें महत्व देती है, या पहचान की राजनीति को लेकर अपनी सारी राजनीतिक व्यूह रचना बनाती है, या फिर लोक लुभावनवाद के जरिए अपना खजाना खाली कर जनता को ललचाने का काम करती है। तो ये चारों, पांचों और छहों एलिमेंट
और इसी में वो इंस्टिगेटिंग स्पीच देने का बात भी इसी के तहत आता है, जिसके जरिए रातों रात मतदाताओं को लुभाने और उन्हें गोलबंद करने का काम राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हम बताते चलें कि हमारा लोकतंत्र और वह जो संविधान में जो उल्लिखित हमारे लोकतंत्र के जो सारे नॉर्म्स हैं, वह कभी भी राजनीतिक दल चालित लोकतंत्र की बात नहीं करता, लेकिन हमने प्रैक्टिकल लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को ही अपना सबसे बड़ा निजाम मान लिया है और उन राजनीतिक दलों पर अपने चुनावी उम्मीदवारों को स्क्रीन करने के लिए कोई बाध्यता नहीं रखी है कि वो किस आधार पर चुनावी उम्मीदवार तय करते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इस बात से है कि जनता अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी और मनमाफिक उम्मीदवार का चयन करे, और यदि वो राजनीतिक दलों द्वारा चालित लोकतंत्र होगा और उनके द्वारा प्रोजेक्ट किए गए उम्मीदवार होंगे और धन सत्ता, बाहुबल सत्ता, पहचान की सत्ता और तमाम तरीके के उकसाऊ भड़काऊ भाषण और लोक लुभावनवाद का यदि पार्टियां अगर लगातार उपयोग करेंगी, तो भैया इस लोकतंत्र का भगवान ही रखवाला होगा। यह लोकतंत्र कहीं से भी हमें एक तरह से धोखा देने का काम करेगा, आंखों में धूल झोंकेगा, और यह लोकतंत्र दरअसल लोकगत का तंत्र न होकर यह संविधान में उल्लिखित उस कथित लोकतंत्र का खाना पूर्तिवाद तंत्र बनकर के रह जाएगा। हम तो दोस्तों अंत में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ट्रूथ मस्ट बी ऑलवेज प्रिवेल्ड, और अंडर द डेमोक्रेसी ओनली एंड ओनली एबल एंड कैपेबल कैंडिडेट मस्ट बी प्रिवेल्ड, और उसके लिए लोकतंत्र के वो तमाम नॉर्म्स तय किए जाएं, और लोकतंत्र को आयोजित करने वाली सबसे बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी चुनाव आयोग, उसे ध्यान में रख करके अपने जो है कंडीशंस, वो सारे प्रिंसिपल्स और तमाम तरह के जो इफ एंड बट्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, उसका निर्धारण करें। तो दोस्तों, मैं इस लोकतंत्र के इस बुनियादी सवाल को अब मैं आपके विचारार्थ छोड़े जाता हूं। फिर किसी और मुद्दे पर और किसी सवाल पर पुनः बातचीत होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।